वाली सड़क पर खड़े एक छोटे से भिखारी लड़के की आवाज ने पूरे शहर को हिला दिया। जब अरबपति राजवीर मल्होत्रा ने उसे अपमानित करने के लिए सबके सामने गाने पर मजबूर किया तो एक ऐसा राज खुलने वाला था जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या होगा जब एक गरीब लड़के का गला एक अमीर आदमी के अतीत को उजागर कर दे। अमर को कभी नहीं पता चला कि उसके माता पिता कौन थे, लेकिन जब उसकी आवाज ने एक शक्तिशाली आदमी के दिल को छू लिया तब शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसमें प्रतिष्ठा, अहंकार और खून की पुकार आमने सामने आ गए। क्या सच्चाई का पता लगाने की उसकी जिद उसे मिटा देगी या फिर एक नई पहचान देगी? इस कहानी में है प्यार, त्याग, अपराध बोध और मुक्ति का ऐसा संगम जो आपको रुला देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आप भी इस भावनात्मक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर जहां धूप और धूल का मिश्रण हवा में तैरता था, राजवीर मल्होत्रा अपनी चमचमाती लग्जरी एसयूवी से उतरे। कैफे बॉम्बे के सामने उनके इतालवी जूते मुंबई की धूप में चमक रहे थे। उनके चेहरे पर वो आत्मविश्वास था जो केवल अरबों रुपए की संपत्ति वाले व्यक्ति के पास ही हो सकता है। उनका ड्राइवर भीख मांगने वालों और विक्रेताओं के बीच जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक बच्चे की आवाज सड़क के शोर को चीरकर उनके कानों तक पहुंची, शुद्ध, सुरीली और दिल को छू लेने वाली। धूल भरी सड़क पर एक दुबला पतला लड़का बड़ी बड़ी आंखों और बिखरे बालों वाला गा रहा था। उसकी आत्मा उस छोटे से शरीर के लिए बहुत पुरानी लग रही थी। कैफे के अमीर और उदासीन ग्राहक रुक गए। राजवीर धीरे से मुड़े जैसे किसी ने उनके पूर्ण नियंत्रण के मंदिर में प्रवेश किया हो। उनके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव था। एक पल के लिए वो कहीं खो गए थे, जैसे कोई पुरानी याद उन्हें छू गई हो। कुछ अजीब था। राजवीर ने अपने हाथ को एक पल के लिए अपने सीने पर रखा, जैसे वहां दर्द हो। ये एक छोटा सा क्षण था, लेकिन उनके बॉडीगार्ड ने इसे देख लिया और उसकी आंखों में चिंता झलकी। गाना गाना चाहते हो तो मेरे लिए गाओ, अभी और यहीं। राजवीर ने तिरस्कार के साथ आदेश दिया और जमीन पर 500 रुपए का नोट फेंक दिया। लड़का हिचकिचाते हुए उस आदमी की ठंडी आंखों में देखता रहा और उन सभी नजरों को महसूस किया जो उसकी ओर मुड़ रही थी। एक सन्नाटा छा गया। ये एक सार्वजनिक अपमान था, लेकिन गाने से पहले उसने धीरे से अपने लिए कुछ फुसफुसाया। एक छोटा लेकिन परेशान करने वाला विवरण। उसने खुद को अमर मल्होत्रा कहा। किसी ने नहीं सुना सिवाय राजवीर के बॉडीगार्ड के, जिसने आश्चर्य से भौं उठाई। ये उपनाम आम नहीं था। अमर ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज ने हवा को भारतीय क्लासिक सिनेमा के एक पुराने गीत से भर दिया जो मूल रूप से दिवंगत माताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। सड़क खामोश हो गई। राजवीर, जो कभी नहीं रोते थे, ने अपनी आंखों में एक पल के लिए नमी महसूस की और जल्दी से नजर हटा ली, असहज होकर। भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाईं। हर कोई मंत्रमुग्ध था। छोटे से लड़के की आवाज में कुछ ऐसा था जो सबके दिलों को छू रहा था, यहाँ तक कि राजवीर के पत्थर जैसे दिल को भी। लेकिन जाते समय राजवीर ने अपने ड्राइवर से कुछ कहा। वो गाना मेरे बेटे का पसंदीदा था और वहाँ बिना जाने उस व्यापारी ने एक खतरनाक जुनून की शुरुआत कर दी। कुछ देर बाद जब कैफे के सामने से भीड़ छंट गई, राजवीर वापस अपनी कार में बैठे, लेकिन वो अभी भी उस गाने के प्रभाव में थे। उन्होंने आईने में अपना चेहरा देखा। उनकी आंखें अभी भी नम थीं। ये बच्चा, उसकी आवाज बिल्कुल। वे फुसफुसाए, लेकिन अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाए। उनका फोन बज उठा, एक महत्वपूर्ण बिजनेस कॉल। वे तुरंत अपने व्यावसायिक स्वरूप में लौट आए, लेकिन उनके दिमाग के पीछे उस लड़के की छवि और उसकी आवाज अभी भी गूंज रही थी। और उस रात अपने आलीशान बंगले में अकेले बैठे राजवीर ने एक पुरानी तस्वीर निकाली। उनका बेटा अर्जुन, जो एक दुर्घटना में चला गया था। अर्जुन की आंखें उसी तरह बड़ी और भावपूर्ण थीं जैसे उस सड़क वाले लड़के की। क्या यह संभव है? राजवीर ने खुद से पूछा और अपने सोने के ग्लास में शराब भर ली। एक अजीब संयोग या कुछ और? वो लड़का जिसने खुद को अमर मल्होत्रा कहा था, उसकी आवाज और उसकी आंखें राजवीर के बेटे से इतनी मिलती जुलती थीं। और वो गाना, वही गाना जो अर्जुन हमेशा गाया करता था। राजवीर ने अपने बॉडीगार्ड को बुलाया। उस लड़के का पता लगाओ, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। उस रात मुंबई पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। राजवीर मल्होत्रा के विशाल बंगले की खिड़कियों पर पानी की बूंदें टकरा रही थीं, जैसे वे अंदर झांकना चाह रही हों। अपने शानदार बेडरूम में राजवीर अपने बड़े बिस्तर पर पसरे हुए थे, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी।
उस सड़क के बच्चे की आवाज अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी और उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उन्हें रात भर सोने नहीं दे रही थी। आधी रात को वे अपने बिस्तर से उठे और अपने ड्रेसिंग रूम के पीछे के एक छिपे हुए दरवाजे की ओर बढ़े। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, जैसे वे किसी अदृश्य भय से ग्रस्त हों। इस कमरे में वे कभी नहीं आते थे, यहाँ तक कि घर के नौकर चाकरों को भी इसकी सफाई करने की अनुमति नहीं थी। जब उन्होंने दरवाजे का ताला खोला तो एक अजीब सी गंध कमरे से निकलकर उनके नथुनों में भर गई, पुरानी यादों और धूल की गंध। उन्होंने लाइट जलाई और कमरे के कोने में रखे एक पुराने संदूक की ओर बढ़े जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उनके पीछे कमरे के दरवाजे पर एक छाया दिखाई दी, उनका बॉडीगार्ड रघु, जो चुपचाप उन्हें देख रहा था और फिर धीरे से अंधेरे में गायब हो गया। राजवीर ने संदूक खोला और वर्षों से दबी यादों को बाहर निकालना शुरू किया। पुराने फोटो एल्बम, स्कूल की किताबें और यादगार चीजें जो उन्होंने अपने बेटे अर्जुन की मृत्यु के बाद यहाँ छिपा दी थीं। अर्जुन की तस्वीरें अतीत से उनकी ओर दुखद चमक के साथ मुस्कुरा रही थीं। वो कितना सुंदर था, कितना प्रतिभाशाली और कितना जिंदा दिल। राजवीर की आंखों से आंसू गिरने लगे जिन्हें वे तुरंत पहुंच लिए। मुझे कमजोर नहीं होना चाहिए, उन्होंने खुद से कहा। तस्वीरों के बीच एक विशेष फोटो ने उन्हें पसीने से तर कर दिया। अर्जुन 17 साल की उम्र में एक नौकरानी की वर्दी पहने एक युवती के साथ बाहों में समाया हुआ। वह उस गांव से थी जहां से उनकी पुरानी रसोइया आई थी, जिसे वर्षों पहले बिना किसी स्पष्टीकरण के निकाल दिया गया था। उस लड़की का चेहरा हल्के से सड़क के उस लड़के से मिलता जुलता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। ये सिर्फ एक संयोग था या नहीं था? राजवीर ने एक और फोटो निकाला। अर्जुन अपने संगीत कार्यक्रम में गाते हुए ठीक वही गाना जो आज वो लड़का गा रहा था। उनके हाथ कांपने लगे। क्या ये संभव है? क्या अर्जुन और वो लड़की? उन्होंने एक पुरानी डायरी उठाई जो अर्जुन की थी। उसके पन्नों पर नजर डालते हुए वे एक पन्ने पर रुके जिस पर लिखा था, राधा, मेरा प्यार, हमारा सपना। राजवीर का दिल धड़कने लगा। राधा, वही नाम था उनकी पुरानी रसोइया की बेटी का। इस बीच मुंबई के एक गरीब बस्ती में अमर एक छोटे से कमरे में मीना के साथ लौट रहा था। मीना एक मध्य वयस्क विधवा थी जिसने उसे माँ की तरह पाला था। वह उसे सार्वजनिक रूप से फिर से गाने के लिए डांट रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, डर था। तुम्हें पता है कि तुम्हें इस तरह से खुद को दिखाना नहीं चाहिए अमर, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। अमर ने अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाला, गर्व से दिखाते हुए। देखो माँ, आज मैंने कितना कमाया। हम कल अच्छा खाना खा सकते हैं और शायद आपकी दवाई भी ला सकते हैं। लेकिन जैसे ही मीना ने उसकी जेब में 500 रुपए का नोट देखा, वो पीली पड़ गई और बुदबुदाई, फिर से नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब भय था, जैसे वो किसी भयानक भविष्य को देख रही थी। वो एक भारी राज छिपा रही थी और जानती थी कि उस अमीर आदमी के साथ वो मुलाकात सब कुछ बदल सकती थी। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है सार्वजनिक स्थानों पर गाने से? मीना ने कहा, अपने हाथों को धीरे से रगड़ते हुए। लोग सवाल पूछेंगे और सवाल खतरनाक होते हैं। अमर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लेकिन माँ, मैं सिर्फ गा रहा था और वो आदमी, वो बहुत अमीर था। उसने मुझे गाने के लिए कहा और लोगों ने तालियां बजाईं। मीना ने गहरी सांस ली। कौन सा आदमी? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। एक बड़ी कार वाला, बहुत महंगे कपड़े पहने हुए। उसके साथ कई बॉडीगार्ड थे। उसने मुझे गाने के लिए पैसे दिए, अमर ने उत्साह से बताया। मीना के हाथ से पानी का गिलास छूट गया और फर्श पर बिखर गया। नाम? उसने फुसफुसाया। उसका नाम क्या था? मुझे नहीं पता, अमर ने कंधे उचकाए। लेकिन लोग उसे मल्होत्रा साहब कह रहे थे। मीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बिना कुछ कहे उठी और अपने बिस्तर के नीचे से एक पुराना संदूक निकाला। उसने उसे खोला और एक पुराना लिफाफा निकाला जिसमें एक पत्र था, अर्जुन द्वारा लिखा हुआ, राजवीर का मृत बेटा जो कभी भेजा नहीं गया था। वो उसे छाती से लगाकर रोने लगी। राजवीर सोने में असमर्थ अपने ड्राइवर को फोटो में दिखाई गई महिला का नाम जानने के लिए कहते हैं। ड्राइवर हिचकिचाता है लेकिन आज्ञा मानता है। वो जानता है कि इस तरह के पुराने राज खोदना खतरनाक हो सकता है। वो जाता है लेकिन अपने साथ एक बोझिल मन लेकर। उसी समय मैंशन का बॉडीगार्ड, वही जिसने अमर के मुंह से मल्होत्रा उपनाम सुना था, एक समानांतर जांच शुरू करता है, कुछ ऐसा संदेह करते हुए जिसे वो खुद समझा नहीं पाता। वो लड़का, उसकी आवाज और उसके मालिक की अजीब प्रतिक्रिया, कुछ तो गड़बड़ है। रात के अंधेरे में मीना अपने लिफाफे से पत्र निकालती है और चुपचाप पढ़ती है। आंसू उसके गालों पर बहते हैं। पत्र में लिखा है, मेरी प्यारी राधा, जब तुम ये पढ़ोगी मैं शायद चला गया हूँगा। मेरे पिता ने हमारे बारे में पता लगा लिया है और वे बहुत क्रोधित हैं। वे हमारे प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने एक योजना बनाई है। पत्र अधूरा है। मीना इसे फिर से अपनी छाती से लगा लेती है और कराहती है, अर्जुन, हमने कितना खो दिया है।
और वहीं अमर बिस्तर पर लेटकर सपने देख रहा है, एक प्रसिद्ध गायक बनने के सपने। वो नहीं जानता कि उसके जीवन के धागे अतीत से कैसे जुड़े हैं और कैसे वे धीरे धीरे वर्तमान में सामने आ रहे हैं, अदृश्य लेकिन शक्तिशाली। राजवीर के ड्राइवर ने अंतिम सुराग सौंपा, अमर का जन्म प्रमाण पत्र, बिना पिता के नाम के। राजवीर दूर से लड़के पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। एक आंतरिक संघर्ष बढ़ता है, अहंकार या सच्चाई। अमर दूसरी ओर सड़कों पर गाना जारी रखता है और इस बार उसे एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर द्वारा फिल्माया जाता है। वीडियो वायरल हो जाता है। लड़के की छवि व्यापार की डिनर मीटिंग के बीच राजवीर के मोबाइल तक पहुंच जाती है। वीडियो देखते हुए राजवीर के हाथ कांपने लगते हैं। अब और संदेह नहीं रह गया है। वो अपने होठों को काटते हुए फुसफुसाते हैं, वो मेरा पोता हो सकता है। और फिर एक निर्णायक क्षण में वो अपने सुरक्षा प्रमुख को बुलाते हैं और एक आदेश देते हैं जो सब कुछ बदल देगा। मुझे उस लड़के का डीएनए चाहिए, कोई सवाल नहीं, बस करो। मुंबई से 2 घंटे की दूरी पर महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में राजवीर मल्होत्रा अपनी लग्जरी कार से उतरे। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था जो उनके सख्त चेहरे को भेद रहा था। गांव की धूल उनके महंगे जूतों पर जम गई थी, जैसे उन्हें याद दिला रही हो कि वे अपने आरामदायक महल से बहुत दूर हैं। ये वही गांव था जहां से उनकी पुरानी रसोइया राधा की मां आई थी। एक ऐसा स्थान जिसे वे कभी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन जिसे वे भूल भी नहीं पाए थे। साहब, क्या आप वाकई यहाँ आना चाहते हैं? उनके ड्राइवर ने पूछा, उनके निर्णय पर सवाल उठाते हुए। राजवीर ने उसे एक कड़ी नजर से देखा और वो चुप हो गया। वे गांव की गलियों में चलने लगे जहां हर कोई उन्हें देख रहा था, एक अजनबी, एक अमीर आदमी, एक बाहरी व्यक्ति। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, राजवीर ने अपने पसीने को पोंछा। कुछ अजीब था, वे बार बार अपनी जेब में रखे एक पुराने लॉकेट को छू रहे थे जिसमें अर्जुन और राधा की तस्वीर थी। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वे किसी भूत को देख रहे हों। 1 घंटे की पूछताछ के बाद वे एक छोटे से घर के सामने पहुंचे। एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर बैठा था और उसकी आंखों में कड़वाहट थी। तुम यहाँ क्या चाहते हो मल्होत्रा साहब? उसने राजवीर को देखते ही पूछा, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि वे कौन हैं। राजवीर ने उसे देखा, उनकी आंखें थोड़ी फैली हुई थीं। आप मुझे जानते हैं? कौन नहीं जानता मुंबई के सबसे अमीर आदमियों में से एक को? बूढ़े ने कड़वाहट से कहा, और मैं तो खासकर जानता हूँ, मेरी बहन राधा की माँ ने आपके घर में काम किया था। राजवीर की सांस थम गई। तो आप राधा के मामा? बूढ़े ने अपना वाक्य पूरा किया, मेरा नाम रामू है और आप वही आदमी हैं जिसने मेरी बहन का जीवन बर्बाद कर दिया था। वे घर के अंदर गए जहां रामू ने उन्हें एक पुरानी कुर्सी पर बैठने को कहा। राजवीर ने कमरे का जायजा लिया। गरीबी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन हर चीज साफ सुथरी थी। एक कोने में राधा की एक तस्वीर थी जिसके सामने अगरबत्ती जल रही थी। राधा, राजवीर ने धीरे से कहा। हाँ राधा, रामू ने गुस्से से कहा, जिसे आपके घर से निकाल दिया गया था जब वो गर्भवती हुई थी, जिसे अपमानित किया गया था, जिसे धमकी दी गई थी, जिसे चुप रहने के लिए पैसे दिए गए थे, जिसने अपने बच्चे को जन्म देने के कुछ ही महीनों बाद आत्महत्या कर ली थी। राजवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने नहीं जानता, मैंने उसे निकालने का आदेश नहीं दिया था, मेरी पत्नी ने। फर्क नहीं पड़ता किसने आदेश दिया, रामू ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। आप मल्होत्रा थे, आपका घर था और उस बच्चे का पिता वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मल्होत्रा परिवार का ही था। राजवीर ने गहरी सांस ली, जैसे वे किसी अदृश्य भार से दब रहे हों। मैं यहाँ सच्चाई जानने आया हूँ, उन्होंने आखिरकार कहा। मुझे बताइए, क्या राधा के बच्चे का नाम अमर था? रामू ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में आश्चर्य और संदेह का मिश्रण था। आप उसके बारे में कैसे जानते हैं? राजवीर सदमे में ये महसूस करने लगे कि वो गायक लड़का वास्तव में मल्होत्रा खून का हो सकता है, लेकिन ये स्वीकार करना उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा। उसी समय मुंबई के अपने छोटे से घर में अमर सच में गाने का सपना देखता है, लेकिन मीना उसे रोकने की विनती करती है। वो एक पत्र अपने बक्से में छिपा कर रखती है जो अर्जुन, राजवीर के मृत बेटे द्वारा लिखा गया था और कभी भेजा नहीं गया था। मीना अंधेरे में छिपकर पत्र पढ़ती है, चुपचाप रोती है और फिर उसका कुछ हिस्सा चूल्हे की आग में जला देती है, लेकिन पूरा नहीं। क्यों? अमर ने उसे देखा जब वो पत्र का एक हिस्सा जला रही थी। वो अपनी छिपी हुई आंखों से दरवाजे के छेद से देख रहा था। मीना का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वो किसी से बात कर रही थी जो वहां नहीं था। अर्जुन, वो फुसफुसाई, मैंने हमारा वादा निभाया है, मैंने उसकी रक्षा की है, लेकिन अब वे उसे ढूंढ रहे हैं। अमर ने अपने होंठों को काटा। मीना उसे कभी नहीं बताती थी कि उसके माता पिता कौन थे। हर बार जब वो पूछता, वो बात बदल देती थी। वो जानता था कि वो उसकी असली माँ नहीं है। उसने उसे ये बताया था कि वो उसकी माँ की सहेली थी जो मर गई थी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं।
और अब अर्जुन नाम, और वे उसे ढूंढ रहे हैं। कौन उसे ढूंढ रहा है और क्यों? अगली सुबह अमर ने पूछा, माँ अर्जुन कौन है? मीना का हाथ रुक गया, जैसे समय थम गया हो। तुमने क्या कहा? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी। अर्जुन, अमर ने दोहराया। मैंने आपको कल रात ये नाम लेते हुए सुना। मीना ने धीरे से एक कटोरा नीचे रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। कोई नहीं, उसने कहा। उसकी आंखें अमर की आंखों से मिलने से बचती हुईं। अमर ने जाना कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो जानता था कि और सवाल पूछने से कोई फायदा नहीं होगा। बातचीत वहीं खत्म हो गई। उसी दिन दोपहर में मुंबई की सड़कों पर अमर फिर से गाने लगा। वो नहीं जानता था कि उसकी आवाज और दिल दोनों ही खतरे में हैं। वो उन सवालों के जवाब पाना चाहता था जो उसके भीतर उठ रहे थे, और उसका एकमात्र हथियार उसकी आवाज थी। राजवीर के ड्राइवर ने अंतिम सुराग सौंप दिया, अमर का जन्म प्रमाण पत्र, बिना पिता के नाम के। राजवीर दूर से लड़के पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। वे हर दिन अपनी कार में बैठकर काले चश्मे पहनकर उसे देखते हैं जब वो गाता है। एक आंतरिक संघर्ष बढ़ता है, अहंकार या सच्चाई। एक दिन जब अमर अपना पसंदीदा गाना गा रहा था, वही गाना जो अर्जुन अक्सर गाया करता था, एक युवा महिला ने अपने फोन से उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वो एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिसके लाखों फॉलोअर्स थे। वाह, तुम्हारी आवाज कमाल की है, उसने अमर से कहा वीडियो बनाते हुए। क्या मैं इसे अपने इंस्टाग्राम पर डाल सकती हूँ? अमर ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। वो नहीं जानता था कि उसकी मुस्कुराहट दुनिया भर में फैलने वाली है। वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इसे देखा, शेयर किया और कमेंट किया। इस लड़के को खोजो, उसे रियलिटी शो में होना चाहिए। क्या आवाज है? कमेंट्स आते गए। और फिर एक बिजनेस डिनर के बीच राजवीर के फोन पर वो वीडियो आया। उनके सहयोगी, एक बड़े म्यूजिक लेबल के मालिक ने उन्हें दिखाया। देखो राजवीर, ये लड़का मुंबई की सड़कों पर है। वो अगला बड़ा स्टार हो सकता है। हमें उसे साइन करना चाहिए। राजवीर ने वीडियो देखा और उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके हाथ कांप रहे थे। वो वही लड़का था, उनका संभावित पोता। क्या हुआ राजवीर, तुम ठीक तो हो? उनके सहयोगी ने पूछा, उनके पीले पड़े चेहरे को देखते हुए। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, उन्होंने झूठ बोला। बस ये लड़का मुझे कहीं देखा है शायद। उनके सहयोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, वीडियो में लोग कह रहे हैं कि वो तुम्हारे बेटे अर्जुन जैसा दिखता है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? राजवीर के हाथ से ग्लास छूट गया और शैंपेन फर्श पर बिखर गई। पूरा रेस्तोरां उनकी ओर मुड़ गया। उनकी आंखों में एक अजीब आग थी, आधी डर आधी क्रोध। उन्होंने अपने सुरक्षा प्रमुख को इशारा किया, अभी हमें यहाँ से निकलना है। कार में उन्होंने आदेश दिया, मुझे वो लड़का चाहिए, मुझे उसकी हर जानकारी चाहिए और मुझे वो वीडियो इंटरनेट से हटवाना है अभी। सुरक्षा प्रमुख ने पूछा, क्या करना है उस लड़के के साथ सर? राजवीर ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो मेरा पोता हो सकता है। अमर का वीडियो इंटरनेट पर बिजली की गति से फैल गया। 24 घंटों के भीतर वो मुंबई का गरीब गायक बन गया था। लोग उसे हर जगह ढूंढ रहे थे, रेस्तोरां मालिक, टैलेंट एजेंट, पत्रकार और यहाँ तक कि फिल्म निर्माता भी। सोशल मीडिया पर हैशटैग मुंबई का अनजाना गायक ट्रेंड करने लगा था। हर कोई जानना चाहता था, ये लड़का कौन है, वो कहां से आया है और उसकी आवाज इतनी खूबसूरत कैसे है। राजवीर मल्होत्रा ने अपने आलीशान ऑफिस के शीशे के दरवाजे बंद कर लिए थे और अपने सबसे विश्वसनीय आईटी विशेषज्ञों को आदेश दिया था कि वीडियो को इंटरनेट से हटा दिया जाए। लेकिन यह असंभव था। वीडियो पहले ही कई प्लेटफॉर्म्स पर मिरर हो चुका था और हजारों लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया था। राजवीर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर वीडियो के नीचे के कमेंट्स पढ़ रहे थे। उनकी आंखें हर एक कमेंट को स्कैन कर रही थीं। कुछ अजीब था। राजवीर के हाथ में एक पुराना फोटो फ्रेम था जिसमें अर्जुन की तस्वीर थी और वे बार-बार स्क्रीन और फोटो के बीच नजरें घुमा रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उनके होंठ अजीब तरह से कांप रहे थे। एक बार उन्होंने फोटो को इतनी जोर से पकड़ लिया कि फ्रेम की कांच चटक गई और उनकी उंगली से खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। वो श्री मल्होत्रा के बेटे जैसा दिखता है। एक कमेंट ने कहा। राजवीर ने अपनी कुर्सी को पीछे धकेला, जैसे उन्हें किसी ने थप्पड़ मारा हो। वे अपने ऑफिस में लॉक हो गए, नकारने की कोशिश करते हुए, लेकिन अर्जुन के साथ समानता अब स्पष्ट थी। उनके सामने एक और स्क्रीन पर फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर अमर और अर्जुन के चेहरे की तुलना कर रहा था और 89% मैच दिखा रहा था। राजवीर ने अपने वकील को बुलाया और एक डीएनए परीक्षण की मांग की। मुझे निश्चित रूप से जानना है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन उनकी आंखों में डर था।
राजवीर साहब, वकील ने सावधानी से कहा, क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर ये लड़का वाकई आपके परिवार से है तो मीडिया। मुझे पता है, राजवीर ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, लेकिन मुझे जानना है, मैं और अनिश्चितता में नहीं रह सकता। लेकिन एक समस्या थी, लड़के का डीएनए कैसे प्राप्त करें बिना संदेह जगाए? राजवीर के मन में एक योजना आई। मुंबई के दूसरे छोर पर अमर का जीवन अचानक बदल गया था। हर जगह लोग उसे पहचानने लगे थे। वो जहां भी जाता, लोग उसे देखते, इशारा करते और कभी-कभी उसके साथ सेल्फी लेने के लिए रुकते। मीना बहुत परेशान थी। वो अपने छोटी से घर के अंदर छिपने की कोशिश कर रही थी, जैसे अंधेरे में रहकर वो दुनिया से छिप सकती हो। अमर, अब तुम्हें और गाना बंद करना होगा, उसने याचना करते हुए कहा। यह खतरनाक हो गया है। लेकिन माँ, अमर ने जवाब दिया, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। लोग मेरी आवाज पसंद करते हैं। मैंने आज 3000 रुपए कमाए सिर्फ गाकर। हमें अब और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अब बेहतर जगह पर रह सकते हैं, आपकी दवाइयाँ ला सकते हैं। मीना ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो एक भयानक सपना देख रही हो। तुम नहीं समझते, उसने फुसफुसाया। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। उस शाम अमर चर्च गेट स्टेशन पर गा रहा था, जहां वो अक्सर सबसे अधिक भीड़ पाता था। इस बार भीड़ पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रही थी। लोगों ने फोन निकाले, वीडियो बनाने के लिए तैयार। अमर ने गाना शुरू किया, एक पुराना हिंदी फिल्मी गाना जिसमें एक खोई हुई माँ के लिए प्यार था, वही जो उसने पहले दिन राजवीर के सामने गाया था। भीड़ के बीच एक आदमी खड़ा था जो अन्य लोगों की तरह वीडियो नहीं बना रहा था। वो अमर को देख रहा था, उसकी हर हरकत को, जैसे वो उसे याद कर रहा हो। जब अमर ने गाना खत्म किया, वो आदमी आगे आया। उसके हाथ में एक ठंडा पेय था। शानदार प्रदर्शन, उसने कहा मुस्कुराते हुए। बहुत गर्मी है आज, एक ठंडा पेय लोगे? अमर ने मुस्कुराकर पेय ले लिया। धन्यवाद, उसने कहा और एक घूंट लिया। जैसे ही अमर ने पेय पिया, वो आदमी उसके पीछे गया और धीरे से, बहुत चतुराई से उसके सिर से एक बाल खींच लिया। अमर ने कुछ महसूस नहीं किया। आदमी ने बाल को एक छोटे प्लास्टिक के बैग में रखा और भीड़ में गायब हो गया। ये जानने से अनजान कि उसके डीएनए को चुपके से लिया गया था, अमर अपने छोटे से कमरे में लौटा। मीना बाहर नहीं थी। एक अजीब बात, क्योंकि वो शाम को हमेशा घर पर होती थी। अमर ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसकी चिंता बढ़ने लगी जब उसने देखा कि मीना की कुछ चीजें भी गायब थीं। उसका पुराना फोटो एल्बम, कुछ कपड़े और वो पुराना बक्सा जिसमें वो अपने सबसे महत्वपूर्ण कागजात रखती थी। मीना दरअसल राजवीर के बंगले के बाहर बैठी थी, अतीत की एक छाया की तरह। वो जानती थी कि अमर का वीडियो वायरल हो गया है और वो ये भी जानती थी कि राजवीर को पता चल गया होगा। वो अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे अमर को बचाना था, उसे सुरक्षित रखना था, जैसा उसने राधा से वादा किया था। रात होने तक मीना अभी भी बंगले के बाहर बैठी थी। राजवीर, सुरक्षा कर्मियों ने उसे कई बार भगाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। मुझे राजवीर साहब से मिलना है, उसने हर बार कहा। उन्हें बताइए कि राधा की दोस्त आई है। आखिरकार जब मध्य रात्रि हो गई, बंगले का मुख्य द्वार खुला। राजवीर बाहर आए। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्होंने मीना को देखा और तुरंत पहचान लिया। वह पहले की तरह नहीं दिखती थी। समय ने उसे झुका दिया था। उसके बाल सफेद हो गए थे, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें वही थीं जिन्हें राजवीर कभी नहीं भूल पाए थे। तुम? राजवीर ने फुसफुसाया। हाँ, मैं, मीना ने जवाब दिया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी जो उसके कमजोर शरीर से मेल नहीं खाती थी। मुझे लगा कि यह दिन कभी नहीं आएगा, लेकिन अब ये आ गया है। राजवीर ने उसे अंदर आने का इशारा किया। वे एक बड़े कमरे में गए, जहां दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स लटकी थीं और फर्श पर महंगे कालीन बिछे थे। मीना यहाँ पहले कभी नहीं आई थी। वह हमेशा नौकरों के क्वार्टर्स में रहती थी जब वह यहाँ काम करती थी। क्यों आई हो? राजवीर ने पूछा। हालांकि वे जानते थे। अमर के लिए, मीना ने सीधे जवाब दिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पता चल गया है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उससे क्या चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं राजवीर साहब, मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। मैंने राधा से वादा किया था। राजवीर ने अपनी शराब का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। तो तुम जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ, मीना ने कहा। मैं हमेशा से जानती थी। राधा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। वो मरने से पहले मेरे पास आई थी अपने बच्चे के साथ और मुझसे वादा कराया था कि मैं उसकी देखभाल करूंगी। उसने मुझे सब कुछ बताया था, अर्जुन के बारे में, उनके प्यार के बारे में और इस बारे में कि कैसे तुम्हारी पत्नी ने उसे बाहर निकाल दिया था। राजवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन? तुम्हें अर्जुन के बारे में पता था? हाँ, मीना ने कहा, और मुझे ये भी पता है कि अमर का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन अर्जुन की मृत्यु हुई थी।
राजवीर जम गए। तारीखें मिलती थीं, वो पत्र जो उनके बेटे ने कभी पूरा नहीं किया था, अब और इनकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ था जो राजवीर नहीं जानते थे, ऐसा कुछ जिसे बताने की हिम्मत मीना को भी नहीं हुई थी। क्या अमर मेरा पोता है? राजवीर ने सीधा सवाल पूछा। उनकी आवाज कांप रही थी। मीना ने उनकी आंखों में देखा, जैसे वो उनकी आत्मा को पढ़ रही हो। क्या तुम उसे अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करोगे? क्या तुम अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाओगे? राजवीर चुप रहे। यही मुझे लगा था, मीना ने कहा निराशा से। तुम नहीं बदले राजवीर, तुम अभी भी वही स्वार्थी आदमी हो जो हमेशा थे। तुम अपनी प्रतिष्ठा को अपने खून से ज्यादा महत्व देते हो। मीना उठी और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, उन्होंने कहा, मुझे बताओ सब कुछ, मुझे पूरी कहानी जाननी है। मीना ने उनकी ओर देखा, उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। तुम्हें सच्चाई जानने का अधिकार नहीं है, उसने कहा। तुमने अपना अधिकार खो दिया था जब तुमने अपने बेटे की प्रेमिका को बाहर निकाल दिया था, जब तुमने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। मैंने नहीं किया, राजवीर चिल्लाए। मेरी पत्नी ने किया था, मुझे कुछ नहीं पता था। और यही तुम्हारी समस्या है, मीना ने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्द राजवीर के दिल में चाकू की तरह उतर गए। तुम्हें कभी कुछ पता नहीं होता, तुम हमेशा अनजान बने रहते हो, अपने हाथों को साफ रखते हो। लेकिन इस बार राजवीर, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। मीना दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जाने से पहले उसने पलटकर कहा, और एक बात और राजवीर, अगर तुम अमर के पास आए, अगर तुमने उसे परेशान किया, तो मैं मीडिया को सब कुछ बता दूंगी, हर एक डर्टी डिटेल। मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दूंगी, जिसकी तुम इतनी परवाह करते हो। वो चली गई, राजवीर को अकेला और सदमे में छोड़कर। वे वहीं खड़े रहे। उनके हाथ में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी जो सुबह ही आई थी। उन्होंने इसे खोला, उनके हाथ कांप रहे थे। रिपोर्ट में साफ लिखा था 99.9% मैच। अमर राजवीर मल्होत्रा का जैविक पोता है। मुंबई की सुबह धुंधली थी, बारिश के बादल आसमान में छाए हुए थे। राजवीर मल्होत्रा अपने शानदार बंगले के विशाल स्टडी रूम में अकेले बैठे थे। उनके सामने एक लिफाफा पड़ा था, सफेद, सादा, लेकिन उनके लिए विस्फोटक से कम नहीं। उसके अंदर एक कागज था जो उनकी पूरी दुनिया बदल सकता था, उनकी पहचान को नए सिरे से परिभाषित कर सकता था। कांपते हाथों से उन्होंने लिफाफा खोला और रिपोर्ट को बाहर निकाला। डीएनए परीक्षण के परिणाम उनकी आंखों के सामने स्पष्ट थे। अमर उनका जैविक पोता था, उनके बेटे अर्जुन का बेटा, उनके खून का। उन्होंने रिपोर्ट पर अपनी उंगलियां फेरी, जैसे वे उसकी सच्चाई को महसूस करना चाह रहे हों। बाहर से उनका चेहरा पत्थर जैसा था, भावनाहीन, लेकिन अंदर वे टूट रहे थे। उनकी पुरानी दुनिया का हर विश्वास, हर सिद्धांत, हर सच्चाई, सब धराशायी हो रहे थे। अचानक एक अजीब चीज हुई। राजवीर अपनी कुर्सी से उठे और अपने बेटे की तस्वीर के सामने खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने उसकी ओर पीठ कर ली, जैसे वे अर्जुन की आंखों में देखने से डर रहे हों। उनके कंधे हल्के से कांप रहे थे। क्या ये क्रोध था या अपराध बोध? उनके पास के टेबल पर रखा फोन बज उठा, उन्हें वापस वर्तमान में लाते हुए। राजवीर ने गहरी सांस ली और खबर को आत्मसात करने की कोशिश की, लेकिन इसे स्वीकार करने के बजाय वे इनकार में चले गए। दुनिया के लिए इसे स्वीकार करना एक स्कैंडल का खुलासा करना होगा। उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा, उनका सामाजिक दर्जा सब दांव पर लग जाएगा। उन्होंने तुरंत अपने वकील को फोन किया और आदेश दिया कि सब कुछ पूरी तरह से गोपनीय रखा जाए। कोई भी इस बारे में नहीं जानना चाहिए, समझे? उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक खतरनाक धार थी। ये जानकारी कभी भी बाहर नहीं जानी चाहिए। वकील ने आश्वासन दिया कि सब कुछ पूरी तरह से गोपनीय रहेगा। लेकिन राजवीर साहब, उन्होंने सावधानी से कहा, लड़के के बारे में क्या आप उसे? मुझे अभी सोचना है, राजवीर ने बीच में ही रोक दिया। वे खिड़की के पास गए, बाहर की ओर देखते हुए, जहां बारिश शुरू हो गई थी। उस लड़के की माँ, उसकी सरपरस्त मीना, उसे यहाँ भेजो। मीना आई। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। वो कमरे में राजवीर के सामने खड़ी हो गई। दो दुनियाओं के बीच एक संधि की तरह, अमीर और गरीब, अतीत और वर्तमान, छिपे हुए राज और कड़वी सच्चाई। मैंने परिणाम देख लिए हैं, राजवीर ने कहा, अपनी भावनाओं को छिपाते हुए। अमर मेरा पोता है। मीना ने सिर हिलाया, जैसे ये कोई नई जानकारी ना हो। हाँ, वो है। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, राजवीर ने तुरंत कहा, व्यावसायिक अंदाज में आते हुए। बहुत सारे पैसे। तुम और अमर भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हो, या फिर विदेश में भी, लेकिन बदले में तुम्हें हमेशा के लिए दूर रहना होगा। कोई संपर्क नहीं, कोई दावा नहीं, कोई सार्वजनिक बयान नहीं। मीना की आंखों में आग सी जल उठी। तुम क्या समझते हो कि ये सब पैसे का मामला है? वो नाराजगी से बोली। क्या तुम अभी भी नहीं समझे?
ये प्यार का मामला है राजवीर। जिस प्यार को तुमने अपने बेटे और राधा से छीन लिया, जिस प्यार को अमर से छीन लिया गया, अपने माता पिता का प्यार। राजवीर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। 10 करोड़ रुपए उन्होंने ऑफर दिया, एक बार में नकद, तुम्हारे नाम पर एक घर, और मेरी गारंटी कि अमर को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी सिवाय उसके असली परिवार के। मीना ने कहा, उसकी आवाज में दर्द था। सिवाय उसकी असली पहचान के। राजवीर अपनी कुर्सी से उठे, उनका धैर्य जवाब दे रहा था। तुम क्या चाहती हो मीना, कि मैं उसे अपना पोता घोषित कर दूं, कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊं और दुनिया को बताऊं कि मेरे बेटे की एक नौकरानी से अवैध संतान थी? क्या तुम जानती हो इससे क्या होगा? हाँ, मीना ने शांति से कहा, इससे सच्चाई सामने आएगी और शायद पहली बार तुम वही करोगे जो सही है, न कि वही जो आसान है। राजवीर ने गुस्से में अपना गिलास फेंक दिया, जो दीवार पर टकराकर चकनाचूर हो गया। तुम निकल जाओ, उन्होंने हिस की आवाज में कहा। मेरा ऑफर सोच लो, ये सिर्फ 24 घंटे के लिए खुला है। मीना चली गई, अपमानित और नाराज। वो अब अमर की सुरक्षा के लिए और भी ज्यादा डर रही थी। कुछ दिनों बाद अमर को एक रहस्यमय निमंत्रण मिला, एक एनजीओ द्वारा आयोजित एक चैरिटी इवेंट में गाने के लिए। ये मुंबई के गरीब बच्चों को मदद फाउंडेशन था, जिसे गुप्त रूप से राजवीर द्वारा वित्त पोषित किया गया था। अमर खुशी से उछल पड़ा। ये उसका पहला आधिकारिक प्रदर्शन होगा, एक असली मंच पर, असली माइक के साथ। मीना माँ देखो, उसने उत्साहित होकर कहा, निमंत्रण दिखाते हुए। मुझे एक असली शो में बुलाया गया है, वे मुझे 10,000 रुपए देंगे। मीना ने निमंत्रण को देखा और उसका दिल धड़कने लगा। वो जानती थी कि ये राजवीर का काम है। अमर, उसने धीरे से कहा, शायद ये अच्छा विचार नहीं है। क्यों नहीं? अमर ने सवाल किया। उसकी आंखों में निराशा थी। ये मेरा सपना है माँ, मैं एक असली गायक बनना चाहता हूँ। मीना ने उसे देखा, इस लड़के को जिसे उसने अपने बेटे की तरह पाला था, जिसकी रक्षा के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वो उसके सपनों को कैसे तोड़ सकती थी? ठीक है, उसने आखिरकार कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। इवेंट के दिन अमर अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हुआ। एक साधारण सफेद शर्ट और काली पैंट, जो मीना ने पिछले साल उसके जन्मदिन पर खरीदी थी। वो बहुत नर्वस था, उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। वे एक शानदार होटल पहुंचे, जहां एक बड़ा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही अमर अंदर गया, उसने महसूस किया कि सभी निगाहें उस पर थीं, राजवीर की भी, जो दर्शकों के बीच छिपे हुए थे। अमर को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे गहराई से देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा और एक पल के लिए उसकी आंखें राजवीर की आंखों से मिलीं। एक अजीब अव्यक्त पहचान का क्षण था, जैसे दो अजनबी जो एक दूसरे को जानते हैं लेकिन नहीं जानते कि कैसे। अमर ने अचानक अपना कॉलर ठीक किया, जैसे उसे कुछ गलत महसूस हो रहा हो। राजवीर ने नजरें हटा लीं, पकड़े जाने का डर। अमर ने एक गाना चुना था जो अनाथ होने और खोए हुए प्यार के बारे में था। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, हॉल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जिसने कभी अपने माता पिता को नहीं जाना। सबसे ठंडे दिल वाले लोग भी भावुक हो गए। राजवीर अपनी सीट पर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। गाने के अंत में दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। अमर भावुक और अभिभूत मंच पर खड़ा रहा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। भीड़ से एक बुजुर्ग महिला आगे आई और अमर के पास पहुंची। तुमने बहुत खूबसूरत गाया बेटा, उसने कहा। उसकी आंखें भी नम थीं। तुम्हें ये आवाज किस मिली? अमर ने मुस्कुराया, बिना जाने कि उसका जवाब कितना महत्वपूर्ण था। मेरे पिता से, मुझे लगता है, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं जाना। बुजुर्ग महिला ने एक अजीब नजर से उसे देखा, फिर राजवीर की ओर देखा, जो अभी भी अपनी सीट पर बैठे थे। तुम अपने पिता से बहुत मिलते हो, उसने धीरे से कहा और चली गई। अमर को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। राजवीर घर लौटे, गर्व और शर्म के बीच बंटे हुए। वर्षों में पहली बार वे अपने बेटे की तस्वीर के सामने रोए। अकेलेपन में उन्होंने अमर के लिए एक पत्र लिखना शुरू किया, लेकिन जिसने हमेशा दिखावे में जिया हो, उसके लिए कागज पर भावनाएं डालना अपनी खुद की त्वचा उतारने जैसा था। राजवीर ने लिखना शुरू किया, प्रिय अमर, मैं नहीं जानता कि यह पत्र कैसे शुरू करूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने अपना पूरा जीवन शब्दों के साथ बिताया है, अनुबंधों में, भाषणों में, मीडिया के बयानों में, लेकिन आज मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैं तुम्हारा दादा हूं। मेरे बेटे अर्जुन और राधा, एक लड़की जिससे वह प्यार करता था, से तुम्हारा जन्म हुआ था। मैंने कभी नहीं जाना, मुझे कभी नहीं बताया गया। मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं राजवीर रुक गए। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने अपने आप को देखा, अकेला, अपने ऊंचे महल में, अपने कठोर नियमों और बेजान सिद्धांतों के साथ, जिन्होंने उन्हें ऐसा इंसान बना दिया था जो वे अब थे। और फिर उन्होंने अमर को याद किया,
इतना प्रतिभाशाली, इतना जीवंत, बिना किसी संपत्ति के, लेकिन इतना समृद्ध अपनी आत्मा में। उन्होंने पत्र को फाड़ दिया और फेंक दिया। बाहर मैंशन के सुरक्षा प्रमुख रघु, जो वर्षों से राजवीर के साथ था, ने धीरे से दरवाजे को खुला छोड़ दिया था। उसने सब कुछ सुना था और अब वह एक निर्णय ले रहा था, ऐसा निर्णय जो उसकी नौकरी, उसकी आजीविका और शायद उससे भी ज्यादा दांव पर लगा सकता था। वो फाड़े हुए पत्र को उठाने के लिए झुका और उसे अपनी जेब में रख लिया। राजवीर अभी भी अपने विचारों में खोए हुए अपनी डेस्क पर लौटे और एक फोन कॉल किया। हाँ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज फिर से कठोर हो गई थी। मुझे एक विशेष काम करवाना है। वो लड़का अमर, मुझे चाहिए कि वो मुंबई से दूर हो जाए अभी। मुंबई की शाम गर्म और उमस भरी थी। राजवीर मल्होत्रा की आलीशान कार नया रास्ता एनजीओ के मुख्यालय के सामने रुकी। ये वही एनजीओ था जिसने अमर के लिए चैरिटी शो का आयोजन किया था। राजवीर ने अपनी सफेद कमीज का कॉलर ठीक किया और अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया कि वो बाहर इंतजार करे। एनजीओ की निदेशक सुष्मिता सेन, एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, उन्हें अपने ऑफिस में मिली। उन्हें देखते ही उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया। राजवीर जी, ये अचानक मुलाकात, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में सम्मान और थोड़ी झिझक थी। आखिरकार उनके सामने भारत के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक बैठा था। राजवीर ने अपना ब्रीफकेस खोला। मैं आज एक प्रस्ताव लेकर आया हूं सुष्मिता जी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज शांत और व्यावसायिक थी। मैं आपके एनजीओ को 10 करोड़ रुपए दान करना चाहता हूं। सुष्मिता की आंखें फैल गईं। 10 करोड़? उन्होंने हैरानी से पूछा। ये बहुत बड़ा दान है। राजवीर मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट उनकी आंखों तक नहीं पहुंची। हाँ, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। वे थोड़ा आगे झुके, उनकी आवाज धीमी हो गई। वो लड़का अमर, जिसने आपके कार्यक्रम में गाया था, मैं चाहता हूं कि आप उसे अपने प्रोग्राम से हटा दें और उसे एक अनुबंध के साथ चुप करा दें। सुष्मिता की भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन वो एक प्रतिभाशाली बच्चा है, हम उसे हमारे म्यूजिक प्रोग्राम में शामिल करने की सोच रहे थे। राजवीर ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोका। सूट की आस्तीन से उनकी रोलेक्स घड़ी चमकी। कमरे में कुछ अजीब था। राजवीर ने अपनी कुर्सी सुष्मिता से थोड़ा दूर खींच ली थी, जैसे वे उनसे पूरी तरह से जुड़ना नहीं चाहते हों। और हर कुछ मिनटों में वे अपनी घड़ी को देखते, जैसे वे इस मुलाकात से जल्द निकलना चाहते हों। उनकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी, कोई ऐसी चीज जो सुष्मिता ने कभी इस शक्तिशाली आदमी में नहीं देखी थी। वो लड़का समस्यात्मक है, राजवीर ने झूठ बोला, अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए। उसे प्रसिद्धि से दूर मदद की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाए, मेरे खर्च पर, जहां वो सुरक्षित रहेगा और प्रोफेशनल देखभाल पाएगा। सुष्मिता ने उन्हें लंबे समय तक देखा। और उसके पालक मीना जी, उनका क्या होगा? राजवीर के चेहरे पर एक पल के लिए क्रोध का भाव आया, लेकिन तुरंत गायब हो गया। उन्हें भुगतान किया जाएगा, सबको भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ब्रीफकेस से एक चेक निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। ये केवल शुरुआत है। चेक की राशि देखकर सुष्मिता के मन में लालच और नैतिकता के बीच संघर्ष छिड़ गया। इतना पैसा, उनके एनजीओ के लिए कितना कुछ किया जा सकता था, कितने बच्चों को मदद मिल सकती थी। ठीक है, उन्होंने आखिरकार कहा, अपने आत्मसम्मान के टुकड़े बेचते हुए। हम ये कर सकते हैं। राजवीर मुस्कुराए। उन्होंने हमेशा जाना था कि हर चीज की कीमत होती है, हर कोई बिक जाता है, बस कीमत सही होनी चाहिए। अगले दिन बिना किसी चेतावनी के अमर को एक अलग शहर के बोर्डिंग स्कूल में भेजने की व्यवस्था कर दी गई। सुष्मिता ने उसे बताया कि ये एक विशेष म्यूजिक प्रोग्राम है, एक बड़ा अवसर। मीना को भी नहीं बताया गया। जब अमर ने उससे फोन पर बात करने की कोशिश की तो उसे बताया गया कि प्रोग्राम के नियमों के अनुसार पहले महीने तक कोई संपर्क नहीं हो सकता। एक काली एसयूवी अमर को लेने आई। उसने अपना छोटा सा बैग पैक किया और गाड़ी में बैठ गया। उसके दिल में उत्साह और थोड़ा डर था। उसने सोचा कि यह सब उसके गायन प्रतिभा की वजह से हो रहा है। उसका सपना सच हो रहा था। गाड़ी मुंबई से बाहर निकल गई, उत्तर की ओर जा रही थी। ड्राइवर के साथ एक और आदमी था जो राजवीर का सुरक्षा कर्मी था। हालांकि अमर इसे नहीं जानता था। वे कई घंटों तक चुपचाप सफर करते रहे। अमर खिड़की से बाहर देखता रहा, अपने नए जीवन के बारे में सोचता हुआ। सफर के दौरान अमर ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वे किसी भी बड़े शहर की ओर नहीं जा रहे थे, बल्कि एक अलग सुनसान सड़क पर थे। जब उसने पूछा कि वे कहां जा रहे हैं, तो ड्राइवर ने सिर्फ इतना कहा, एक विशेष स्कूल। एक मोड़ पर गाड़ी एक छोटे से ढाबे पर रुकी। अमर बाथरूम के लिए बाहर निकला। जब वो वापस आया तो ड्राइवर और सुरक्षा कर्मी चाय पी रहे थे और बात कर रहे थे। उन्होंने अमर को नहीं देखा, जो अभी पीछे से आ रहा था।
तुम्हें लगता है कि लड़का जानता है? सुरक्षाकर्मी ने पूछा। ड्राइवर ने सिर हिलाया। नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता। वो तो बस खुश है कि उसे कहीं म्यूजिक सिखाया जाएगा। सुरक्षाकर्मी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए लड़के, तुम्हारा दादा तुमसे छुटकारा पाने के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहा है। अमर सुनकर जड़ होकर खड़ा रह गया। ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे जैसे बिजली की कड़क। तुम्हारा दादा? क्या उसका कोई दादा था और वो उससे छुटकारा क्यों पाना चाहता था? आघात में अमर खिसक कर गाड़ी के पास वापस आ गया और अंदर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब उसके दिमाग में एक तूफान उठ रहा था। वो शब्द दादा उसके दिल में एक ठंडी धार की तरह उतर गया था। पहली बार उसे संदेह हुआ कि कुछ बहुत गहरा चल रहा है। उन्होंने सफर जारी रखा। अब अमर अपने साथ क्या हो रहा है इसके बारे में पूरी तरह से सचेत था। उसके दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे थे। कौन था उसका दादा? क्या वो वही अमीर आदमी था जिसने उसे गाने के लिए कहा था? और मीना, क्या वो जानती थी? रात होते होते वे एक बड़े अलग थलग कैंपस पहुंचे जिसकी दीवारें ऊंची थीं और गेट पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे। साइन बोर्ड पर लिखा था सेंट एंड्रूज बॉयज बोर्डिंग स्कूल। अमर को एक छोटे से कमरे में ले जाया गया जहां पहले से ही एक बिस्तर और एक छोटी सी अलमारी थी। यहाँ रहोगे तुम, सुरक्षाकर्मी ने कहा। कल से तुम्हारी क्लासेस शुरू होंगी। जब वे चले गए, अमर कमरे में अकेला रह गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। स्कूल के मैदान सुनसान थे और आसमान में तारे चमक रहे थे। वो ठंडे कमरे में अकेला धीरे धीरे अपने लिए गाना गुनगुनाने लगा। वही गाना जो उसने उस पहले दिन गाया था जब उस अमीर आदमी ने उसे देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक नया दृढ़ संकल्प जन्म ले रहा था। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा, उसने खुद से वादा किया, चाहे जो भी हो जाए। मुंबई में मीना अमर के गायब होने से परेशान थी। जब वो घर नहीं लौटा तो वो उसे हर जगह ढूंढने लगी। उसने पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन उन्होंने बताया कि अमर एक विशेष शैक्षिक कार्यक्रम में गया है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। मीना जानती थी कि ये राजवी का काम है। निराश और भयभीत वो एक स्थानीय पत्रकार रोहन मेहता के पास गई, जो पहले से ही मुंबई की एलीट के छिपे हुए स्कैंडल्स की जांच कर रहा था। आप मुझे नहीं जानते, मीना ने कहा जब वो उसके छोटे से ऑफिस में पहुंची, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे बेटे को उठा लिया गया है। रोहन ने उसे ध्यान से देखा। पुलिस में रिपोर्ट की? हाँ, लेकिन वे मदद नहीं करेंगे। ये एक शक्तिशाली आदमी का काम है। रोहन की रुचि जाग गई। कौन सा शक्तिशाली आदमी? मीना ने गहरी सांस ली। राजवीर मल्होत्रा। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। राजवीर मल्होत्रा, मुंबई के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोगों में से एक। आपका बेटा और राजवीर मल्होत्रा, उनका क्या कनेक्शन है? मीना ने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसमें एक पत्र था जो अर्जुन ने वर्षों पहले लिखा था, लेकिन कभी भेजा नहीं गया था। अगर मुझे कुछ हो गया, पत्र में लिखा था, तो जान लो कि मैंने इस दुनिया में कुछ कीमती छोड़ा है। रोहन ने पत्र पढ़ा। उसकी आंखें हर शब्द को अवशोषित कर रही थीं। ये अर्जुन मल्होत्रा द्वारा लिखा गया है? राजवीर के बेटे द्वारा, जो उस कार दुर्घटना में मारा गया था? मीना ने सिर हिलाया। हाँ, और वो कीमती चीज जिसके बारे में वो बात कर रहा था, वो अमर है, उसका बेटा, राजवीर का पोता। रोहन के दिमाग में हजारों विचार दौड़ने लगे। ये एक बड़ी खबर थी, शायद उसके करियर की सबसे बड़ी खबर। आप निश्चित हैं? आपके पास कोई सबूत है? हाँ, मीना ने कहा। राधा, अमर की माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। वो राजवीर के घर में काम करती थी, जहाँ उसकी और अर्जुन की मुलाकात हुई। जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है, तो राजवीर की पत्नी ने उसे निकाल दिया। उसने अमर को जन्म दिया और फिर आत्महत्या कर ली। रोहन के हाथ कांपने लगे। और अब राजवीर अमर से छुटकारा पाना चाहता है? हाँ, मीना की आवाज में दर्द था। मुझे लगता है कि वो अमर को कहीं दूर ले गया है ताकि कोई भी सच्चाई न जान सके। रोहन ने अपना लैपटॉप खोला। हम उसे ढूंढेंगे, उसने वादा किया, और हम सच्चाई सामने लाएंगे। दूर बोर्डिंग स्कूल में अमर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए। उसने एक निर्णय लिया था, वो भाग जाएगा, वो सच्चाई का पता लगाएगा और वो अपने दादा से मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, और पूछेगा कि उसने उसे क्यों दूर भेज दिया। लेकिन अमर नहीं जानता था कि उसके भविष्य का निर्णय पहले ही ले लिया गया था। राजवीर ने स्कूल के प्रिंसिपल को आदेश दिया था कि अमर को कभी भी स्कूल से बाहर न जाने दिया जाए और उसे किसी से भी संपर्क न करने दिया जाए। वह उसे इतना व्यस्त रखना चाहते थे कि वो अपने अतीत या अपनी पहचान के बारे में सवाल पूछना भूल जाए। लेकिन राजवीर एक चीज भूल गए थे, अमर में वही जिद थी जो अर्जुन में थी, और जब मल्होत्रा खून में कुछ ठान लेता है तो वो उसे पूरा करके रहता है। मुंबई का आकाश नारंगी रंग से सराबोर था, जैसे शहर के ऊपर किसी ने रंग बिखेर दिए हों। अपने आलीशान दफ्तर में राजवीर मल्होत्रा एक परेशान आदमी की तरह कमरे में टहल रहे थे।
पिछले 2 दिनों में अमर के बारे में अफवाहें तेजी से फैल गई थीं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे थे, मुंबई का गायक बच्चा कहाँ गया? कुछ लोग इससे भी आगे जा रहे थे, राजवीर के नाम का उल्लेख करते हुए। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात ये थी कि कुछ पत्रकार, विशेष रूप से रोहन मेहता, अमर और राजवीर के बीच संबंध के बारे में जांच कर रहे थे। राजवीर ने अपना मोबाइल उठाया और अपने पीआर टीम के प्रमुख को फोन किया। मुझे तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए, उन्होंने आदेश दिया। मुझे इन अफवाहों को अभी रोकना होगा। वे खिड़की के पास गए और बाहर देखा, जहां पत्रकारों का एक समूह पहले से ही उनके दफ्तर के बाहर जमा हो रहा था। कुछ अजीब बात थी, राजवीर, जो हमेशा मीडिया के सामने आत्मविश्वास से भरे रहते थे, आज अपनी टाई को बार बार ठीक कर रहे थे, जैसे वो ठीक से बैठ ही नहीं रही हो। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थी और हर कुछ मिनटों में वे अपनी जेब में रखे उस पुराने लॉकेट को छू लेते थे, जिसमें अर्जुन की तस्वीर थी। ये अजीब व्यवहार उनके पर्सनल असिस्टेंट की नजर से नहीं बचा, जो कमरे के कोने में खड़ी थी, चुपचाप सब देख रही थी। जबकि राजवीर झूठे आरोपों को खारिज करने की तैयारी कर रहे थे, सेंट एंड्रूज बॉयज बोर्डिंग स्कूल में अमर एक महत्वपूर्ण फैसला ले रहा था। पिछले 2 दिनों में उसने स्कूल को अपना जेल मानना शुरू कर दिया था। उसे अपने फोन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी, वो किसी से संपर्क नहीं कर सकता था और हर पल उस पर नजर रखी जाती थी। लेकिन अमर ने एक सहयोगी पाया था, विजय गुप्ता, स्कूल के म्यूजिक टीचर, जो खुद एक प्रतिभाशाली संगीतकार थे। तुम्हारी आवाज अद्भुत है अमर, विजय सर ने एक संगीत कक्षा के बाद कहा। मैंने ऐसी प्रतिभा पहले कभी नहीं देखी। अमर ने उन्हें देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। सर, मुझे यहाँ से निकलना है, उसने धीरे से कहा। मुझे मेरी माँ मीना के पास जाना है, मुझे लगता है मैं यहाँ बंदी हूँ। विजय सर ने उसे देखा, उनकी आंखों में समझ और चिंता थी। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, उन्होंने धीरे से कहा। तुम वही लड़के हो जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था, है ना? मुंबई का गायक बच्चा। अमर ने सिर हिलाया। और तुम यहाँ कैसे आए? विजय सर ने पूछा। अमर ने उन्हें सब कुछ बताया, कैसे उसे विशेष कार्यक्रम के बहाने यहाँ लाया गया और कैसे उसने सुना था कि उसका दादा उससे छुटकारा पाना चाहता था। विजय सर ने सोचते हुए अपनी दाढ़ी को सहलाया। ये बहुत गंभीर है, उन्होंने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस रात विजय सर स्कूल के पीछे अपनी पुरानी कार लेकर आए। अमर, जो अपने कमरे से चुपके से निकला था, उनसे पीछे के दरवाजे पर मिला। विजय सर ने उसे जल्दी से कार में बिठाया और स्कूल से बाहर निकल गए, सुरक्षा गार्ड को ये बताकर कि वे बाजार से कुछ संगीत उपकरण लेने जा रहे हैं। हम मुंबई जाएंगे, विजय सर ने कहा, कार को हाईवे पर मोड़ते हुए। लेकिन ये सफर लंबा होगा, हमें 2 दिन लगेंगे। अमर ने उनका हाथ पकड़ लिया, आभार से भरकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, उसने कहा। मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। विजय सर मुस्कुराए। तुम चुका सकते हो, उन्होंने कहा, बस अपनी आवाज का इस्तेमाल सच्चाई कहने के लिए करो। इस बीच मुंबई में राजवीर मल्होत्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने अपना सबसे अच्छा सूट पहना था और उनके चेहरे पर उनका वही पुराना आत्मविश्वास वापस आ गया था। वे सब कुछ नकारने के लिए तैयार थे, इस कहानी को षड्यंत्र सिद्धांत कहकर खारिज कर देंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ होता है। राजवीर के फोन पर एक कॉल आती है। ये बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल की है। मल्होत्रा साहब, प्रिंसिपल की आवाज में घबराहट है। अमर गायब है, वो और म्यूजिक टीचर दोनों। हमें लगता है कि वे भाग गए हैं। राजवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? उन्होंने हिस की आवाज में कहा। उसे ढूंढो अभी। राजवीर अपने पीआर टीम की ओर मुड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित करो, उन्होंने आदेश दिया। कुछ पारिवारिक आपात स्थिति आ गई है। मीडिया को बताया गया कि राजवीर अचानक बीमार पड़ गए हैं, लेकिन सच ये था कि वे डर गए थे। अगर अमर मुंबई वापस आ गया और अगर वो मीडिया से बात की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। राजवीर ने अपने सुरक्षा प्रमुख को बुलाया। मुझे वो लड़का चाहिए, उन्होंने आदेश दिया। जहां कहीं भी हो उसे ढूंढो। मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर अमर और विजय सर एक छोटे से ढाबे पर रुके थे। रात हो चुकी थी और वे थके हुए थे। अमर ने विजय सर की कहानियां सुनी, कैसे वे एक बार एक प्रसिद्ध संगीतकार बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने परिवार की देखभाल के लिए अपने सपने छोड़ने पड़े। इसलिए जब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, विजय सर ने कहा, मुझे लगा जैसे मेरा खोया हुआ सपना तुम में फिर से जीवित हो गया है। अमर मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में एक डर था। वो अभी भी नहीं जानता था कि मुंबई पहुंचकर वो क्या करेगा। वो सिर्फ इतना जानता था कि उसे अपनी सच्चाई का पता लगाना है, अपने पिता के बारे में, अपने दादा के बारे में और इस बारे में कि उसे क्यों दूर भेजा गया था। 2 दिन के लंबे सफर के बाद वे आखिरकार मुंबई पहुंचे। शहर अपनी सारी चमक दमक के साथ उनका स्वागत कर रहा था। अमर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घर आ गया था। सबसे पहले हमें मीना से मिलना चाहिए, अमर ने कहा।
लेकिन जब वे अमर के पुराने घर पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि मीना कई दिनों से नहीं दिखी थी। अब क्या करें? अमर ने विजय सर से पूछा। उसकी आवाज में हताशा थी। विजय सर ने अपने फोन पर स्क्रॉल किया। देखो, उन्होंने कहा, तुम्हारा वीडियो अभी भी वायरल है। और यहाँ देखो, नया रास्ता एनजीओ आज एक खुला समारोह आयोजित कर रहा है। वही एनजीओ जिसने तुम्हें स्कूल भेजा था। अमर की आंखें चमक उठी। हमें वहां जाना चाहिए। नया रास्ता एनजीओ अपना वार्षिक संगीत महोत्सव आयोजित कर रहा था। एक खुला कार्यक्रम जहां कई प्रतिभाशाली गायक प्रदर्शन करने वाले थे। समारोह जोरों पर था। सैकड़ों लोग एक बड़े मैदान में जमा हुए थे जहां एक अस्थायी मंच बनाया गया था। बिना किसी अनुमति के अमर मंच की ओर बढ़ा और एक गायक के प्रदर्शन के बीच में ही मंच पर चढ़ गया। लोगों ने हैरानी से उसे देखा। मैं अमर हूँ, उसने माइक पर कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुझे कुछ कहना है। भीड़ से हलचल शुरू हुई। वही है, कई लोगों ने कहा। वही लड़का है जिसका वीडियो वायरल हुआ था। अमर ने गाना शुरू किया, एक नया गाना जिसे उसने खुद लिखा था। ये गाना अर्जुन के पत्र के कुछ अंशों और त्याग और माफी के बारे में लाइनों का मिश्रण था। वो आंखें बंद करके गा रहा था, पूरी भावना के साथ, जैसे उसकी आत्मा उसकी आवाज के माध्यम से बोल रही हो। दर्शक मंत्रमुग्ध थे। धीरे धीरे एक सन्नाटा छा गया और फिर लोग रोने लगे। अमर की आवाज में ऐसा दर्द था, ऐसी गहराई थी जो किसी को भी छू सकती थी। लाइव ट्रांसमिशन लाखों लोगों की आंखों तक पहुंच रहा था और राजवीर की भी, जो अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे। उनकी आंखें टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। गाने में अमर ने खुलासा किया कि वो नहीं जानता कि उसके पिता कौन थे, लेकिन वो विश्वास करता है कि वे उसे कहीं से सुन रहे हैं। गाने के अंतिम शब्द थे, बिना नाम के भी मैं कोई हूँ। भीड़ तालियों से फट पड़ी। मंच पर अमर को लोगों ने अपने कंधों पर उठा लिया। वो चमक रहा था जैसे उसके अंदर एक रोशनी जल रही हो। पर्दे के पीछे रोहन मेहता, पत्रकार जिसकी मदद मीना ले रही थी, अमर को बुलाता है। क्या तुम जानते हो कि तुम वास्तव में कौन हो? उसने पूछा। अमर ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, लेकिन मैं जानने के लिए तैयार हूँ। रोहन ने अपने बैग से एक फोल्डर निकाला। मेरे पास कुछ है जो तुम्हें देखना चाहिए, उसने कहा। तुम्हारे दादा के बारे में, राजवीर मल्होत्रा के बारे में। अमर का मुंह खोला रह गया। राजवीर मल्होत्रा, वही अमीर आदमी जिसने मुझे गाने के लिए कहा था, वो मेरा दादा है। हाँ, रोहन ने कहा, और ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे पिता अर्जुन मल्होत्रा थे, राजवीर का इकलौता बेटा जो एक कार दुर्घटना में मारा गया था। अमर ने फोल्डर खोला और अपने पिता की पहली तस्वीर देखी। वो आदमी जिसकी आंखें बिल्कुल उसकी आंखों जैसी थीं। वो आदमी जिसका खून उसकी नसों में बह रहा था। और मेरी माँ? अमर ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। रोहन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक भीड़ में एक हलचल मची। लोग एक तरफ हट रहे थे, जैसे किसी को रास्ता दे रहे हों। और वहां भीड़ के बीच से निकलकर एक आदमी आगे बढ़ रहा था। एक आदमी जिसके बाल सफेद थे, जिसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन जिसकी आंखें अब भी शक्तिशाली थीं। राजवीर मल्होत्रा। वो सीधे अमर की ओर बढ़ रहे थे और हर कोई देख सकता था कि उनके हाथ कांप रहे थे। मंच पर एक असहज सन्नाटा छा गया। हर आंख राजवीर मल्होत्रा पर टिकी थी, जो धीरे धीरे अमर की ओर बढ़ रहे थे। समय जैसे थम गया था। अमर, जो अभी अपने पिता की पहली तस्वीर देखकर भावनाओं से भर गया था, स्तब्ध खड़ा था। उसके सामने वो आदमी था जिसने शायद उसके पूरे जीवन को बदल दिया था। उसका दादा राजवीर मल्होत्रा। राजवीर अब मंच के सामने खड़े थे। उनकी आंखें अमर की आंखों में जमी हुई थीं। अजीब बात ये थी, वहां मौजूद हर व्यक्ति ने देखा कि राजवीर के हाथ में कुछ था, एक छोटा सा लॉकेट जिसे वे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए थे। और जब वे मंच पर चढ़ने लगे तो उनके पैर लड़खड़ा गए, जैसे उनका शरीर आगे बढ़ना चाहता हो, लेकिन आत्मा पीछे खींच रही हो। भीड़ में खड़े लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। कैमरे चल रहे थे और रोहन मेहता ने तेजी से नोट्स लेना शुरू कर दिया था। ये वो क्षण था जिसका हर पत्रकार इंतजार करता है, जब एक बड़ा राज सार्वजनिक रूप से खुलने वाला हो। लेकिन जब सभी सोच रहे थे कि राजवीर मंच पर चढ़ेंगे और सबके सामने सच्चाई स्वीकार करेंगे, तब कुछ अप्रत्याशित हुआ। राजवीर अचानक रुक गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अमर को एक बार फिर देखा और फिर वे मुड़े और भीड़ के बीच से निकलकर चले गए। हर कोई स्तब्ध था। क्या राजवीर मल्होत्रा ने वास्तव में अपने पोते से मिलने का मौका गवा दिया था? क्या वे अब भी अपने अहंकार और प्रतिष्ठा को अपने खून से ज्यादा महत्व दे रहे थे? अमर ने उन्हें जाते हुए देखा। उसकी आंखों में निराशा और आहत भाव था। दादाजी, वो फुसफुसाया, एक ऐसे शब्द का उपयोग करते हुए जिसे उसने कभी पहले नहीं कहा था। अगले कुछ दिन मीडिया में हंगामा मचा रहा। हर अखबार, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मल्होत्रा वंशज की कहानी थी।
कुछ लोगों ने राजवीर की आलोचना की, जबकि अन्य लोगों ने उनके परिवार के निजी मामलों में इस तरह की घुसपैठ की निंदा की। लेकिन राजवीर कहीं नहीं दिखे। वे अचानक मीडिया से गायब हो गए थे, बिना किसी सार्वजनिक प्रतिक्रिया या बयान के। अमर और मीना एक छोटे से किराए के फ्लैट में रह रहे थे, जिसका इंतजाम रोहन ने किया था। मीडिया से बचने के लिए वे बाहर कम ही निकलते थे। अमर अब सब कुछ जानता था, अपने पिता अर्जुन के बारे में, अपनी माँ राधा के बारे में, और कैसे उसे अनाथ छोड़ दिया गया था। मीना ने उसे हर विवरण बताया था, हर दर्दनाक सच्चाई। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी अमर, मीना ने एक शाम कहा जब वे दोनों बालकनी में बैठे थे, मुंबई की चमकती रोशनियों को देखते हुए। और अर्जुन भी, उन्होंने कभी तुम्हें नहीं देखा, लेकिन वे जानते थे कि तुम आने वाले हो। उन्होंने एक भविष्य की योजना बनाई थी तुम तीनों के लिए। अमर ने आंखें मूंद लीं, अपने माता पिता की तस्वीरों को अपने दिमाग में याद करते हुए। लेकिन मेरे दादा, वे मुझे स्वीकार क्यों नहीं करते? मीना ने गहरी सांस ली। कभी कभी गर्व बहुत मजबूत होता है अमर, और अपराध बोध भी। एक सुबह बिना किसी चेतावनी के एक अजनबी उनके दरवाजे पर आया। वो एक मोटरसाइकिल पर सवार था और उसके पास एक लिफाफा था। अमर के लिए, उसने कहा, लिफाफा सौंपते हुए, और फिर तेजी से चला गया। अमर ने अजीब से लिफाफे को देखा। उस पर सिर्फ उसका नाम लिखा था। उसने धीरे से इसे खोला, जबकि मीना दूर से देख रही थी। अंदर एक पत्र था जिस पर लिखा था, तुम्हारे दादा से। अमर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पत्र पढ़ना शुरू किया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। प्रिय अमर, जब तुम ये पत्र पढ़ोगे तब तक मैं शायद मुंबई छोड़ चुका होऊंगा। मैं कल रात ही जा रहा हूँ, इसी जगह जहाँ मुझे सोचने का समय मिलेगा, शायद अपने पापों का प्रायश्चित करने का भी। मैं तुम्हें ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे सामने वो नहीं कह पाऊंगा जो मुझे कहना चाहिए। मैं एक कायर हूँ अमर। मैंने हमेशा अपनी प्रतिष्ठा, अपनी कंपनी और अपने नाम को अपनी आत्मा से ज्यादा महत्व दिया है, और इसका परिणाम ये हुआ कि मैंने अपने बेटे को खो दिया, और फिर तुम्हें भी। हाँ, तुम मेरे पोते हो। डीएनए परीक्षण ने इसकी पुष्टि कर दी है, हालांकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे पता था तुम्हारी आंखें अर्जुन की आंखों जैसी हैं, और तुम्हारी आवाज वो भी उसी की तरह है। अर्जुन और राधा एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाया। मेरी पत्नी ने राधा को निकाल दिया जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है, और मैंने कभी विरोध नहीं किया। मैं अपने परिवार के नाम को बचाने के लिए बहुत व्यस्त था। फिर अर्जुन की मृत्यु हो गई और मैंने सोचा कि ये सब खत्म हो गया है। लेकिन फिर मैंने तुम्हें सुना उस दिन कैफे के बाहर, और सब कुछ वापस आ गया। अपराध बोध, दर्द और डर। डर कि अगर दुनिया को पता चला तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। मैंने तुम्हें दूर भेजने की कोशिश की, सोचा कि तुम गायब हो जाओगे। लेकिन मल्होत्रा खून में कुछ ऐसा है जो कभी हार नहीं मानता। तुम वापस आए और तुमने अपनी आवाज उठाई। अर्जुन भी ऐसा ही करता। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता अमर, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो शायद तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव ला सके। इस पत्र के साथ एक दस्तावेज है। मेरी रिकॉर्डिंग कंपनी के 51% शेयर तुम्हारे नाम पर हैं। ये तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी विरासत। लेकिन एक शर्त है, तुम कभी भी सार्वजनिक रूप से मल्होत्रा नाम का उपयोग नहीं करोगे। ये मेरी अंतिम स्वार्थी मांग है। मैं जानता हूँ कि ये पर्याप्त नहीं है, कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन ये एक शुरुआत है। तुम्हारे दादा राजवीर मल्होत्रा। पत्र के साथ एक कानूनी दस्तावेज था। राजवीर ने अपनी रिकॉर्डिंग कंपनी के 51% शेयर अमर के नाम कर दिए थे, उस शर्त के साथ कि वो कभी भी सार्वजनिक रूप से मल्होत्रा नाम का उपयोग नहीं करेगा। एक चुपचाप किया गया इंतजाम, एक ऐसे आदमी द्वारा जिसने छायाओं में अपना प्रायश्चित करने का विकल्प चुना था। अमर के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वो पत्र को अपने सीने से लगाए बैठा रहा। उसके मन में भावनाओं का तूफान उठ रहा था। मीना आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। वो कायर है, अमर ने फुसफुसाया। वो मुझसे मिलने से डरता है। मीना ने धीरे से अमर के बाल सहलाए। उसके पास तुमसे प्यार करने की हिम्मत नहीं है अमर, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने तुम्हें जोर से प्यार करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने तुम्हारा गाना सुना। अमर ने पत्र फिर से पढ़ा, इस बार धीरे धीरे, हर शब्द को आत्मसात करते हुए। वो अपने दादा को समझने की कोशिश कर रहा था, एक ऐसे आदमी को जिसने अपने जीवन को दिखावे और छवि के आधार पर बनाया था, और जो अब उस सब को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ हफ्तों के बाद अमर ने एक निर्णय लिया। वो रिकॉर्डिंग कंपनी में गया अपने दस्तावेज लेकर। स्टाफ हैरान था, उन्हें राजवीर से कोई निर्देश नहीं मिला था, लेकिन कानूनी दस्तावेज स्पष्ट थे। अमर अब कंपनी का मालिक था। मेरा नाम अमर है, उसने सीईओ से परिचय कराया, कोई उपनाम नहीं जोड़ते हुए, और मैं कुछ बदलाव करना चाहता हूँ।
उसके पहले कार्य के रूप में अमर ने एक नया म्यूजिक लेबल लॉन्च किया, नई आवाज नाम से, जो प्रतिभाशाली गरीब बच्चों को मौका देने के लिए समर्पित था। उसने विजय सर को म्यूजिक डायरेक्टर नियुक्त किया और मीना को फाउंडेशन की देखभाल सौंपी। एक शाम जब अमर अपने नए स्टूडियो में अकेला था, उसने एक गाना रिकॉर्ड किया, अपने पिता और माँ के लिए एक श्रद्धांजलि और अपने दादा के लिए भी, जो अब भी कहीं दूर थे। गाने के बोल: आवाजें कभी नहीं मरती, वे हवा में तैरती रहती हैं। यादें कभी नहीं मिटती, वे दिल में बसी रहती हैं। हम सब अधूरे हैं, हम सब टूटे हुए हैं, लेकिन हमारे टुकड़े एक दूसरे को पूरा करते हैं। अमर ने गाने की एक कॉपी एक लिफाफे में डाली, जिस पर लिखा था, मेरे दादा के लिए। उसने इसे राजवीर के पुराने पते पर भेज दिया, ये नहीं जानते हुए कि वे वहां हैं या नहीं। कई महीने बीत गए। अमर नई आवाज के माध्यम से एक प्रसिद्ध म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गया, जिसने कई गरीब बच्चों को मौका दिया था। वो कभी भी सार्वजनिक रूप से अपने दादा के बारे में बात नहीं करता था और मीडिया ने धीरे धीरे दिलचस्पी खो दी थी। फिर एक दिन एक छोटा सा पैकेज उसके दफ्तर में आया। अंदर एक लॉकेट था, वही लॉकेट जो राजवीर हमेशा अपने साथ रखते थे। इसमें अर्जुन की एक तस्वीर थी और अब इसमें अमर की भी एक तस्वीर थी, उसके पिता के बगल में। कोई पत्र नहीं था, कोई संदेश नहीं था, सिर्फ लॉकेट। अमर ने इसे अपने गले में पहन लिया, अपने दिल के करीब। उसी शाम जब वो अपने स्टूडियो से निकला, उसने सड़क के दूसरी ओर एक अजनबी को देखा, एक बूढ़े आदमी को, बाल सफेद थे, जो एक कार के पास खड़े थे, दूर से अमर को देख रहे थे। अमर रुक गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो आदमी धीरे से मुस्कुराया, एक छोटा सा इशारा किया और फिर कार में बैठ गया और चला गया। अमर ने लॉकेट को छुआ, जो अब उसके दिल के पास था, और महसूस किया कि कुछ चीजें शब्दों से नहीं कही जा सकती। कुछ प्रेम को जोर से व्यक्त करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। कभी कभी जिंदगी में हमारे सामने ऐसे पल आते हैं जब हमें चुनना होता है, अपने अहंकार और अपनी आत्मा के बीच। राजवीर ने अपनी प्रतिष्ठा चुनी और इसकी कीमत उन्होंने अपने परिवार के खोने से चुकाई। क्या आप उनकी जगह होते तो क्या करते? क्या दुनिया की नजरों में अपनी छवि बचाना इतना महत्वपूर्ण है कि हम अपने खून के रिश्तों को भी नकार दें? अमर की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे हम उसे कितना भी छिपाने की कोशिश करें। और कई बार माफी मांगने की हिम्मत नहीं होती तो हम चुपचाप अपना प्रायश्चित करते हैं। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या बिना शब्दों के प्यार कहलाने की योग्य है? या हमें हमेशा अपने प्यार को जोर से कहने की हिम्मत दिखानी चाहिए? अगर आपको ये कहानी छू गई, अगर इसने आपको कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर किया, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जीवन छोटा है, रिश्ते अनमोल हैं। हमारे चैनल को फॉलो करें और हमारे साथ और भी ऐसी भावनात्मक कहानियों का अनुभव करें, जो आपके दिल को छू लेंगी और आपकी आत्मा को जगाएंगी।